गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। अपना ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेंबर हमने प्रोडक्ट पोजीशनिंग और सर्विस पोजीशनिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। टू बी प्रिसाइज हमने सर्विस पोजीशनिंग का मीनिंग डिस्कस किया था। सर्विस पोजीशनिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था सर्विस पोजीशनिंग का, एंड दैट इज यू कैन से ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी इट वाज ऑन पेज नंबर 119, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस पोजीशनिंग। अब ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको मैं ध्यान करा दूं कि आप अगर मॉड्यूल के बिगिनिंग में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 टॉपिक्स हैं। इन 3 टॉपिक्स में से एक एक सवाल आएगा, 2 अटेम्प्ट करना है, एक ऑप्शन में छोड़ देना है। तो हमने पहला वाला टॉपिक ऑप्शन में छोड़ दिया था। दूसरा टॉपिक पैकेजिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग और सर्विस पोजीशनिंग खत्म कर दिया है हमने। अब आज मैं तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें के 3 क्वेश्चंस हैं। एक है प्राइसिंग का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है प्राइसिंग का मीनिंग एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, और तीसरा जो है थर्ड, दैट इज प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। सो ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 125 ऑनवर्ड्स। सबसे पहले तो हम प्राइसिंग के मीनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। प्राइसिंग के मीनिंग के बाद में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। अब प्राइसिंग क्यों डिस्कस कर रहे हैं सर? वी आर डिस्कसिंग 4 P's। इन 4 P's में कौन कौन सा है सर? वन इज प्रोडक्ट, द अदर इज प्राइस, थर्ड इज प्लेस एंड फोर्थ इज प्रमोशन। प्रोडक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड पी पर आ रहे हैं, दैट इज प्राइस। ये प्राइस के ऊपर 3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हमारा ये सेकंड मॉड्यूल फिनिश हो जाएगा। देन वी कैन गो ऑन टू द थर्ड मॉड्यूल इफ एवरीथिंग गोज राइट। आई थिंक सो कि अगले वीक के लेक्चर में हमारा ये मॉड्यूल खत्म हो जाना चाहिए। अब आते हैं प्राइसिंग के मीनिंग के ऊपर या प्राइस के मीनिंग के ऊपर। सी, प्रोडक्ट का भी मीनिंग मैंने आपको बताया था। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट रिफर्स टू एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन एंड कंजम्पशन। यानी प्रोडक्ट कोई भी चीज हो सकती है जो कि मैं मार्केट में ऑफर करता हूं लोगों के देखने के लिए, देख के पसंद करने के लिए, पसंद करके खरीदने के लिए और खरीदने के बाद उसको इस्तेमाल करने के लिए। ये प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, आइडियाज भी हो सकता है। अब दूसरे पी पर आते हैं, दैट इज प्राइस। प्राइस किसे कहते हैं? एकदम सिंपल भाषा में कहूं तो प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू। प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू एट विच buyer buys प्राइस वो एक्सचेंज वैल्यू है जिस पर बायर खरीदता है एंड सेलर सेल्स, यानी कि सेलर बेचता है। प्राइस क्या है? एक्सचेंज वैल्यू है जिस पर बायर खरीदता है और सेलर बेचता है। ये प्राइस सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन आपने उसकी सही कीमत तय नहीं करी तो प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में फ्लॉप हो जाएगा। और इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आपको ध्यान में होगा 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। अमेरिका की एक कंपनी है डव, इंडिया में आई
और उन्होंने अपना साबुन लॉन्च किया, 1/4 मॉइस्चराइजर वाला साबुन, और उस साबुन की कीमत रखी 35 रुपीज। कितनी कीमत रखी? 35 रुपीज। अब उन दिनों में यानी कि 90 के दशक में इंडियन मार्केट में जो साबुनें मिलती थी उसकी कीमत 10 रुपया हुआ करती थी। कहा 10 रुपये की एक साबुन और 35 रुपये की एक साबुन। यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना से ज्यादा कीमत। प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन फ्लॉप हो गया। आज की तारीख में कंपनी अपने उसी डव साबुन को देख कहां 1991 और कहां 2020, ऑलमोस्ट 29 साल हो गए, 29 इयर्स, और आज कंपनी को अपनी वो साबुन 25 रुपये में बेचनी पड़ रही है। यानी कि अगर तू गलत कीमत डिसाइड करेगा तो तेरा प्रोडक्ट कभी भी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होगा, अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी। एंड देयरफॉर कहते हैं कि प्राइस मस्ट बी राइट, कीमत सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत कीमत डिसाइड कर दी तो प्रोडक्ट मार्केट में कभी भी नहीं चलेगा। सर सही कीमत यानी कि क्या? आप ओवर प्राइसिंग नहीं करेंगे, आप अंडर प्राइसिंग नहीं करेंगे, यानी कि आप जरूरत से ज्यादा कीमत भी चार्ज नहीं करेंगे और बहुत सस्ते में भी नहीं बेचेंगे। यू हैव टू अवॉइड ओवर प्राइसिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा कीमत अगर आप चार्ज करते हो तो ग्राहक मूर्ख नहीं है, वो वैल्यू फॉर मनी देखता है। अगर उसको लगेगा कि आप ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, बहुत महंगा बेच रहे हैं, ग्राहक आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। इसलिए ओवर प्राइसिंग ना करें। साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि ओवर प्राइसिंग के अलावा अंडर प्राइसिंग भी नहीं होना चाहिए। अंडर प्राइसिंग यानी कि आप बहुत सस्ते में भी नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत सस्ते में बेचते हैं तो भी ग्राहक के मन में शक आता है कि ये इतना सस्ता क्यों बेच रहा है, कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब तो नहीं है, इतना सस्ता बेचने के पीछे क्या कारण हो सकता है। इसलिए आप बहुत महंगा भी नहीं रखेंगे, बहुत सस्ता भी नहीं रखेंगे, आपकी कीमत सही होनी चाहिए। सही कीमत किसे कहते हैं? सर सही कीमत वो होती है जो कॉम्पिटिटर्स की लाइन में हो, यानी कि आज मेरा कॉम्पिटिटर जो प्राइस में बेच रहा है मैं भी उसी के आसपास का क्या प्राइस डिसाइड करूंगा, यानी कि प्राइस मस्ट बी इन लाइन विथ competitors. It must be in line with competitors. Well, सही कीमत तय करने के लिए you need to consider certain factors. आपको कुछ factors ध्यान में रखने चाहिए और इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप राइट प्राइस को डिसाइड करेंगे। याद रखना, इन फैक्टर्स को कंसीडर करूंगा और फिर सही कीमत को तय करूंगा। ये जो फैक्टर्स हैं जिनका असर मेरे प्राइसिंग पर पड़ता है उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। क्या कहते हैं? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। अब इन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सम आर इंटरनल फैक्टर्स एंड सम आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो है जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, दैट इज विद इन द कंपनी। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो है जो कंपनी के बाहर के हैं और इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर या सेलर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, दैट इज
आउटसाइड द कंपनी। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज द फैक्टर ऑफ कॉस्ट। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है उसके आधार पर मैं कीमत तय करूंगा। अब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, कॉस्ट के नीचे तो बेचेंगे नहीं, जाहिर बात है कॉस्ट रिकवर होना चाहिए कि आज अगर मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10 रुपया आता है तो क्या मैं 10 रुपये से कम में बेचूंगा, इसको नुकसान करूंगा? नहीं, कोई भी मैन्युफैक्चरर या सेलर ऐसा नहीं करता है। कॉस्ट तो रिकवर होना चाहिए उसके हिसाब से, यानी कि मुझे अगर इसे सस्ते में बेचना है तो भी मैं उसको कम से कम 10 रुपये में तो बेचूंगा ताकि मेरा फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए। I should be able to recover my cost. So cost में recover fixed plus variable cost, यानी कि मैं अपने प्रोडक्ट की कीमत को तय करने के वक्त ये देखूंगा कि मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है और कॉस्ट के अनुसार ही मैं अपने प्राइस को डिसाइड करूंगा कि भाई मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, मेरा कॉस्ट कितना कवर होना चाहिए, उसी के हिसाब से कीमत को तय करूंगा। ठीक है भाई, मान लो मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे 20% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो 10 रुपया मेरा कॉस्ट है, उसका 20% 2 रुपया होता है, तो 10 इज माई कॉस्ट, 2 इज माई प्रॉफिट मार्जिन। मैं उसका कॉस्ट डिसाइड करूंगा, सॉरी सेलिंग प्राइस डिसाइड करूंगा 12 रुपया, दैट इज द सेलिंग प्राइस। नंबर 2 है कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज यानी कि कंपनी का गुडविल और रेपुटेशन कैसा है उसके आधार पर प्राइस तय किया जाता है। देख, कंपनी का गुडविल और रेपुटेशन अगर अच्छा है, कंपनी का गुडविल और रेपुटेशन अगर हाई है तो कंपनी कैन चार्ज हाई प्राइस। कंपनी हाई प्राइस चार्ज कर सकती है। आज रोल्स रॉयस अपने फैंटम का मॉडल 3.5 करोड़ रुपए में बेचती है। क्यों? क्योंकि रोल्स रॉयस का कॉर्पोरेट इमेज बहुत हाई है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी सस्ती कार नहीं बना सकती, बना सकती है, लेकिन नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल खराब हो जाएगी सस्ती कार बनाने पर। तो कंपनी का गुडविल अगर अच्छा होता है तो हाई प्राइस चार्ज किया जा सकता है। अगर कंपनी का गुडविल मार्केट में उतना नहीं होता है या कॉर्पोरेट इमेज इतनी अच्छी नहीं है तो फिर आपको कम कीमत में बेचना पड़ेगा। सो दैट इज कॉर्पोरेट इमेज। नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बिजनेस फर्म बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लेकर के चलती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है तो मैं हाई प्राइस रखूंगा, और अगर सेल्स को मैक्सिमाइज करना है तो सेल्स को मैक्सिमाइज करने के हिसाब से मैं प्राइस को लो रखूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव कैसा है उसके हिसाब से प्राइस को तय किया जाएगा। नंबर 4 जो है दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब सीधा सिंपल लॉजिक है कि अगर प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है, बहुत सुपीरियर क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट है, तो मैं प्रीमियम प्राइस चार्ज करूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी होने के हिसाब से मैं प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकता हूं। लेकिन अगर प्रोडक्ट की मीडियम या लो क्वालिटी है तो ऐसे में फिर वैल्यू प्राइसिंग देना पड़ेगा। वैल्यू प्राइसिंग का मतलब होता है कि कम कीमत में आप रीजनेबल क्वालिटी प्रोवाइड करोगे। सो दैट इज प्रोडक्ट।
नंबर 5 जो आता है दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कैसा है कि भाई कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है वहां से लेकर के वो प्रोडक्ट मार्केट से विड्रॉ करने तक अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, जिसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस में सबसे पहला होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, जिसमें कंपनी प्रोडक्ट का आइडिया लाती है और प्रोडक्ट को डेवलप करती है। फिर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज है, जिसमें प्रोडक्ट को पहली बार मार्केट में लॉन्च किया जाता है। फिर उसके बाद में ग्रोथ स्टेज होता है, जिसमें सेल्स बढ़ती है। उसके बाद में एक स्टेबिलिटी वाला स्टेज आता है, जहां पर कंपनी की सेल्स बढ़ना बंद हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। और फिर डिक्लाइन स्टेज आता है, जहां पर कंपनी के प्रोडक्ट की सेल्स कम हो जाती है। तब कंपनी विचार कर सकती है कि भाई सेल्स कम हो गई है, तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने कार्स के मॉडल बंद कर दिए क्योंकि उनकी सेल्स डिक्लाइन हो गई। दैट इज द विड्रॉवल स्टेज। अलग अलग स्टेजेस में आप देखें कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस डिसाइड कर सकती है। जैसे आज एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी जब नया मॉडल मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, उस वक्त हाई प्राइस चार्ज करती है, लेकिन डिक्लाइन स्टेज में कंपनी वही मोबाइल को सस्ते में बेचती है। सो कंपनी का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में है, उसके हिसाब से प्राइस चार्ज किया जा सकता है। दैट इज द इंटरनल फैक्टर्स। इसके बाद में आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि आउटसाइड द कंपनी है। सेलर का इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल या कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसमें सबसे पहला जो है दैट इज कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन कितना है उसके हिसाब से मुझे प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट में लेस कंपटीशन है तो आई कैन चार्ज हाई प्राइस, क्योंकि कंपटीटर बहुत कम है तो मैं ज्यादा कीमत चार्ज कर सकता हूं। लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत इंटेंस है, तो फिर आई विल हैव टू चार्ज लो प्राइस, कम कीमत रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ग्राहक मेरा प्रोडक्ट खरीदने की बजाय कंपटीटर का प्रोडक्ट खरीदेगा। दैट इज कंपटीशन। नंबर 7 है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का स्वभाव कैसा है उसके हिसाब से कीमत तय करनी पड़ती है। आज डार्क फैंटेसी रिच कंज्यूमर खरीदता है तो कंपनी हाई प्राइस चार्ज करती है, लेकिन पार्ले जी लोअर इनकम का कंज्यूमर परचेज करता है, इसलिए कंपनी उसे 5 रुपये में भी बेचती है। सो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर का स्वभाव कैसा है, उसकी इनकम कितनी है, उसके आधार पर कीमत तय की जा सकती है। नंबर 8 है डिमांड। मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है उसके हिसाब से मैं प्राइस डिसाइड करूंगा। मार्केट में अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो मैं प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकता हूं। वाइस वर्सा में अगर मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो मुझे कीमत को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि कीमत कम रखूंगा तो ही लोग खरीदेंगे और डिमांड बढ़ेगी। सो अगर डिमांड ज्यादा है तो आई कैन चार्ज हायर प्राइस, डिमांड कम है तो आई विल चार्ज लोअर प्राइस। नंबर 9 है इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमी कैसी चल रही है, अप्स एंड डाउन्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि इकोनॉमी में अगर ग्रोथ है तो ऐसी सिचुएशन में मैं ज्यादा कीमत चार्ज कर सकता हूं। लेकिन अगर इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, आर्थिक मंदी चल रही है, तो मुझे कम कीमत चार्ज करना पड़ेगा। एंड द लास्ट, आज का आखिरी पॉइंट जो है दैट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कंपनी किस प्रकार का इंसेंटिव देती है,
कंपनी को किस प्रकार का इंसेंटिव मिलता है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार कई बार टैक्स में छूट देती है, सरकार कई बार सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट कम आए और वो इंटरनेशनल मार्केट में कम कीमत में उसको एक्सपोर्ट कर पाए। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव किस रूप में मिलता है, उसके आधार पर कीमत। अगर सरकार सब्सिडी देती है तो मेरा कॉस्ट कम आएगा, कॉस्ट कम आएगा तो आई विल कीप ए लोअर प्राइस। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स अलोंग विद द मीनिंग ऑफ प्राइस। 7.5 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज प्राइसिंग, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। 5 फैक्टर्स इंटरनल, 5 एक्सटर्नल करा दिए हैं, आप उस हिसाब से मीनिंग लिख देंगे और फैक्टर्स एक्सप्लेन कर देंगे। 7.5 मार्क्स। सो आज का लेक्चर इधर ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।